आज की कहानी मेरे इस नए YouTube चैनल पर आप सभी का मैं धनंजय जैन हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, विक्रम और वेताल की अत्यंत रोचक और इस तरह से सवालों से उलझी हुई कहानियाँ जिसके कि जवाब विक्रमादित्य अत्यंत सहज और सरलता से सुगमता से समझ में आए और युक्ति युक्त जवाब देकर सभी को आश्चर्यचकित कर देते थे। वो तो वेताल था। वेताल भी कम बुद्धिमान नहीं था, क्योंकि विक्रमादित्य का एक नियम था कि जितना जल्दी हो सके इस वेताल को ले जाकर उस तांत्रिक के पास पहुंचा दूं। उन्होंने वचन दिया था और वेताल उस वचन को भंग करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा देरी होती चली जाए और महाराज विक्रमादित्य मुझे उस तांत्रिक के पास ना ले जाए, अतः वेताल एक एक कहानी इस तरह से सुनाता था और कहता था कि यदि तुम इसका जवाब जानते हो और फिर भी नहीं दोगे तो मैं अपने योग बल से तुम्हारे सर के 100 टुकड़े कर दूंगा। विक्रमादित्य चाहते तो उसकी कहानी सुनते ही नहीं या सुनी अनसुनी कर देते, क्योंकि शर्त थी कि तुम मौन रहोगे, कुछ बोलोगे नहीं और रास्ता काटने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और कहानी सुनकर जो सवाल मैं तुम्हें पूछूंगा उसका जवाब तुम्हें देना ही पड़ेगा यदि आता है तो। यदि वे कहानी नहीं सुनते तो क्या सवाल है उन्हें समझ में नहीं आता और वे आराम से उसे शमशान घाट ले जाकर उस तांत्रिक को दे सकते थे। पर विक्रमादित्य जानते थे कि वेताल बहुत ज्ञानी है और बड़े ध्यान से वे उसकी कहानी को सुनते थे, क्योंकि उस कहानी के अंदर कई तरह की बातें वेताल से विक्रमादित्य को सुनने को मिलती थी। इसलिए बड़े मनोयोग से, बड़े ध्यान से विक्रमादित्य वेताल की बातें सुन रहे थे। आज वेताल कहता है कि विक्रम सुन, काशी नगरी में प्रताप मुकुट नाम का एक बहुत न्याय नीति से संपन्न राजा राज्य करता था, अत्यंत दयालु। राजा का एक लड़का था, राजकुमार था, जिसका नाम था वज्र मुकुट। वज्र मुकुट समस्त कलाओं के अंदर निष्णात हो चुका था। वज्र मुकुट और जो दीवान था, दीवान का लड़का, ये दोनों के अंदर गहरी दोस्ती थी, दोनों साथ में ही पढ़े थे। पर दीवान का लड़का अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि का धनी था। मिनटों के अंदर वो पहेलियों को सुलझाने वाला था। अब होता क्या है, दीवान का लड़का वज्र मुकुट से कहता है कि मित्र चलो ना, कहीं दूर देशाटन पर चलते हैं, घूम के आते हैं, क्योंकि एक बार तुम यदि राजगद्दी पर बैठ गए तो तुम्हारा नगर को छोड़कर जाना मुश्किल हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हासिल करने के लिए बाहर की दुनिया को देखना बहुत जरूरी है। अपने मित्र की बात वज्र मुकुट को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। उसने अपने पिता प्रताप मुकुट से कहा कि पिताश्री, मैं देशाटन करना चाहता हूं अपने मित्र के साथ, आप मुझे इजाजत दो, 2-3 महीने में मैं आ जाऊंगा। पिता प्रताप मुकुट ने भी सोचा कि बेटा तो सही कह रहा है, बाहर जाने से जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना सीख जाएगा, जंगलों से होके जाना पड़ेगा,
कई तरह के लोगों से सामना भी होगा, इससे इसके ज्ञान के अंदर वृद्धि ही होगी। और राजकाज संभालने के पहले ये सब कुछ जानना समझना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। दोनों की दोनों प्रदेश जाने की तैयारी में लग जाते हैं और मुहूर्त निकलता है, दोनों निकल पड़ते हैं। 4-5 दिन की यात्रा करने के पश्चात दूसरे राज्य की सीमा में वो पहुंच जाते हैं। वहां पर एक बहुत सुंदर शिव मंदिर था। शिव मंदिर का जो परिसर था अत्यंत नयनारम्य था। उस नयनारम्य परिसर को देखकर इनकी आंखें तृप्त हो गई। राजकुमार वज्र मुकुट कहने लगा कि मित्र, ऐसा लगता है जैसे मानो आंखों का होना सार्थक हो गया है, मजा आ गया। निर्निमेष दृष्टि से बस इस मनमोहक दृश्य को मैं देखता ही रहूं, ऐसा मन हो रहा है। दीवान का लड़का भी बड़ा खुश था। उस शिव मंदिर के परिसर में ही एक बहुत सुंदर तालाब था। अपने घोड़ों को मंदिर के बाहर ही बांधकर इन्होंने अपने साथ में लाया हुआ खाना वगैरह खाया जो कुछ था और बातचीत करने लगे। इसी बीच राजकुमार ने कहा कि तुम सुस्ताओ थोड़ी देर, मैं घूम के आता हूं। और ये तालाब की तरफ चल पड़ा। तालाब मंदिर के पीछे की साइड में था, पर देखा तो तालाब में एक सुंदरी अपने सहेलियों के साथ में स्नान कर रही थी। जैसे ही राजकुमार ने सुंदरी की तरफ देखा, वो भी राजकुमारी थी, देखता ही रह गया, वो भान ही भूल गया। इसी बीच स्नान करके अपने अपने वस्त्र परिधान कर ये जाने की तैयारी करने लगे तो राजकुमार जो पेड़ की ओट में छुपा हुआ था बाहर आ गया। जैसे ही राजकुमार के ऊपर राजकुमारी की दृष्टि गिरी, राजकुमारी उसे देखते ही मोहित हो गई, क्योंकि वज्र मुकुट अत्यंत कामदेव के रूप की तरह उसका रूप था। देह यष्टि भी अत्यंत सुदृढ़ थी। राजकुमारी मोहित हो गई और उसने अपने जूड़े में से एक कमल का फूल निकाला, अपने कान से लगाया, दांतों से ऐसा कुतरा, पैरों के नीचे दबाया, वापस उठाकर इस तरह से सीने से लगाया और अपनी सहेलियों के साथ चल पड़ी। राजकुमार भी उसको देखकर अत्यंत मोहित हो गए थे। अब होता क्या है, राजकुमार वापस दीवान के लड़के के पास आकर कहने लगे कि मित्र, अब तो कुछ भी करो, मैंने अभी अभी एक राजकुमारी को देखा और वो अपनी सहेलियों के साथ में रथ में बैठकर चली गई, मैं उसी से विवाह करूंगा। अरे पर कौन है, क्या है, उसने कुछ इशारा वगैरह किया क्या? किया तो सही, जो कुछ है, पर वो जितनी रूपवान है मुझे लगता है उतनी बेवकूफ भी है। पर जो भी हो, मुझे तो बस उसी से विवाह करना है। मैं मन ही मन उसे अपना दिल दे बैठा। अरे एक बार देखते ही तुमने दिल भी दे दिया। दीवान के पुत्र ने चुटकी ली। राजकुमार ने कहा कि मित्र, मेरा उपहास मत करो, मैं सच कहता हूं। अरे पर उसने कुछ बताया तो होगा, कौन है, क्या है, नाम वगैरह तुमने कुछ नहीं पूछा? नहीं। हाँ, पर उसने एक अजीबोगरीब हरकत की थी। उसने अपने जूड़े से कमल निकाला, उस कमल को कान से लगाया, फिर दांतों से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और वापस उठाकर दिल के पास लगाया, छाती से लगाया। यह हरकत उसकी में मुझे कुछ अटपटी लगी। अब दीवान का लड़का हंस पड़ा। अरे तुम हंस क्यों रहे हो?
दीवान का लड़का बोला, वो राजकुमारी जितनी सुंदर है ना, उससे कई गुना ज्यादा बुद्धिमान भी है। उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया। राजकुमार अब और ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि क्या बताया, मैं कुछ समझा ही नहीं। देखो, उसने कमल का फूल निकाला था और कान से लगाया था, बराबर। इसका मतलब वो कर्नाटक प्रांत की है। कर्ण, ओके, कान से टकराया ना उसने फूल को, कर्नाटक की। फिर उसने पैरों तले उसे दबाया, इसका मतलब उसका नाम पद्मावती है। पद्म मतलब चरण और कमल उसे लगाया तो पद्मावती उसका नाम है। अच्छा, फिर उसने दांत से कुतरा था, मतलब कर्नाटक के जो राजा दंतावट है वो उनकी पुत्री है। अरे वाह! अब जैसे जैसे रहस्य के ऊपर से पर्दा हट रहा था, राजकुमार को दीवान का पुत्र समझा रहा था, वैसे वैसे इसकी उत्सुकता ज्यादा बढ़ती जा रही थी। फिर कहने लगा कि अब जब उसने अपने पैरों पे वो रखा था, उसका नाम पद्मावती है, तो मित्र, भगवान करे तुम्हारी सारी बातें सही हो। जब उसने दिल से लगाया ना, आगे तो सुनो, इसका मतलब वो भी तुम्हें दिल दे चुकी है। अब तो इसके खुशी का पारावार नहीं रहा। वज्र मुकुट कहने लगा, मित्र कुछ भी करो, अब देशाटन का सब कुछ मन में जो विचार था उसे त्याग दो। हम सबसे पहले कर्नाटक चलते हैं, कर्नाटक प्रांत में चलते हैं और उस पद्मावती से मिलते हैं। मित्र की अत्यधिक उत्सुकता और उसको मिलने की लगन देखकर, लालसा देखकर, दीवान के मित्र ने कहा कि चलो हम कर्नाटक प्रांत में चलते हैं। और 3-4 दिन की लंबी दूरी तय कर, दिन रात अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए वे कर्नाटक प्रांत में पहुंच गए, क्योंकि राजकुमारी भी उस शिव मंदिर में दर्शन कर, उसकी मान्यता थी, मानता थी, वो साल में एक बार जरूर आती थी अपने सहेलियों के साथ में रथ के अंदर बैठकर। इनके पहले पहले वो भी पहुंची थी, पर इनकी मुलाकात नहीं हो पाई रास्ते में। ये कर्नाटक प्रांत को गए थे, पर ये शॉर्टकट के रास्ते से निकल गए थे, क्योंकि राजकुमार को जल्दी जाना था, उस वजह से भी ये नहीं मिल पाए थे, नहीं देख पाए थे एक दूसरे को। पर जैसे ही कर्नाटक प्रांत के अंदर गए तो राजकुमार इतने उतावले हो चुके थे कि राजभवन के पास ही एक छोटा सा मकान जो बना था वृद्धा का, वहां पर जा पहुंचे और कहने लगे कि माई, क्या हमें विश्राम करने के लिए, निवास करने के लिए, कुछ दिन रहने के लिए तुम अपने घर में एक छोटा सा रूम दे सकती हो? क्योंकि हम सौदागर हैं, हम परदेसी हैं, यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए और हमारा सारा माल पीछे पीछे आ ही रहा है। वृद्धा जो कि बूढ़ी हो चुकी थी, उसका ममत्व जागृत हो गया। उसने कहा, हाँ हाँ बेटा, तुम रह सकते हो। वार्तालाप के दौरान दीवान के पुत्र ने पूछा कि माँ जी, तुम करती क्या हो, तुम्हारा गुजर बसर कैसे चलता है? उसने कहा, मेरा एक बेटा है और वो राजा का चाकर है। दंतावट राजा बहुत शासक प्रिय तो है ही, शासन की धुरा को अच्छी तरह से वहन करता है, उसी का अंगरक्षक मेरा बेटा है। और मैं पद्मावती की धाय थी, पर अब पद्मावती बड़ी सयानी हो गई है, बड़ी हो गई है। अभी तो मेरा आना जाना इतना पूरा दिन नहीं होता है, पर हाँ, दिन में एक बार जरूर मैं पद्मावती को देखकर आ जाती हूँ। अब तो राजकुमार और दीवान के लड़के की बाहें खिल गई। चलो, राजकुमार ने उसे
ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा कि माँ जी एक काम करना, आज जब आप राजकुमारी से मिलने जाओ तो उन्हें कहना कि जेठ सुदी पंचमी के दिन तालाब के पास जो राजकुमार तुम्हें मिला था वो हमारे कर्नाटक प्रांत में आ चुका है, ये समाचार दे देना। जो दाय थी बुढ़िया राजकुमारी के पास जाती है और राजकुमारी को कहती है कि ज्येष्ठ सुदी पंचमी को अभी थोड़े दिन पहले ही तुम्हें जो राजकुमार दिखा था ना, वो राजकुमार हमारे नगरी में आ चुका है। इतना सुनते ही राजकुमारी उसके ऊपर गुस्सा करती है और अपने पास में जो उसके लेप के लिए बावना चंदन आया हुआ रहता है, सफेद चंदन, वो चंदन में अपनी 4 उंगलियां मिलाती है, चारों उंगलियां गीला करती है और उस कटोरे में से 4 उंगलियां गीली करके इस तरह से उस बुढ़िया के गाल पर वो निशान करके रवाना कर देती कि चले जाओ यहां से। बुढ़िया आती है और कहने लगती है कि मैंने तो तुम्हारा जो भी तुमने बोला था वो राजकुमारी को बता दिया, पर जवाब देने के बजाय राजकुमारी ने अपने जो स्वर्ण पात्र के अंदर चंदन का जो लेप था उसमें अपनी 4 उंगलियां डुबोई और मेरे गाल पे एक हल्की सी चपत लगा के मुझे रवाना कर दिया। ठीक है, दीवान का लड़का राजकुमार को एक तरफ लेके गया। क्या समझे? राजकुमार ने कहा मैं तो कुछ भी नहीं समझा, ये क्या कहना चाहती है? राजकुमारी इस तरह से उसे भगा देगी चपत लगा के? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, और तुम तो कहते थे कि उसने तुम्हें दिल दे दिया है। पर उसने ये भी कहा ना, दंतावट राजा की लड़की है, नाम पद्मावती है। जब मेरी ये सारी बातें सही है तो फिर आगे सुनो, उसने ऐसा क्यों किया? वो बहुत समझदार है, वो तुम्हारे और उसके बीच की बात कोई तीसरा ना जान पाए, इसीलिए उसने ऐसा किया। पर इसका मतलब क्या है? उसने कहा कि और 4 दिन रुको, क्योंकि अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, चांदनी रात है। जब रात अंधेरी हो जाएगी, शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा, उसके बाद में कुछ ना कुछ करेंगे। इसलिए उसने 4 चंदन की, जो सफेद चंदन की उंगलियां लगाई, उसका मतलब है शुक्ल पक्ष के 4 दिन और बाकी है, वो समाप्त हो जाने दो। राजकुमार ने कहा वाह, कितनी विचक्षण बुद्धिमत्ता की धनी है। आखिर 4 दिन निकले। फिर वापस जब राजकुमार ने कहा कि आज जाकर कहना कि वो राजकुमार तुम्हें मिलना चाहता है, अब की बार राजकुमारी ने सोने के कटोरे में जो केशर मिश्रित चंदन था, केशर की वजह से वो थोड़ा लाल सा हो गया था, उसकी 3 उंगलियां उसके गाल पे चपत की तरह लगा दी और कहा कि चल भाग, कुछ भी बातें करने आ जाती है। बुढ़िया ने जब ये आके कहा तो अब की बार राजकुमार और परेशान हो गया। उसने दीवान पुत्र से कहा कि मित्र, ये क्या हो रहा है? पहले 4 उंगलियां लगाई थी, अभी बोल रही कि 3 उंगलियां छपा दी मेरे गाल के ऊपर, और अब की बार चंदन मिश्रित केशर की उंगलियां छपाई। दीवान के मित्र ने कहा कि राजकुमारी 3 दिन पीरियड में आ गई। आज की भाषा में वो ऋतु का मौसम, महिलाओं को जो मासिक धर्म होता है उसमें वो आ चुकी है। वो उसे भी नहीं पता था ना 4 दिन पहले क्या होगा। तो उसने कहा है कि 3 दिन के बाद, क्योंकि केशर मिश्रित चंदन था, वो लाल हो चुका था, इसलिए उसने 3 दिन और रोका है। और 3 दिन के बाद में जब अंधेरी रात रहेगी
तभी उसने आने को कहा है। अच्छा, 3 दिन और राजकुमार रुक जाता है। चौथे दिन वापस जब बुढ़िया को कहता है कि आज कह के आना कि राजकुमार तुमसे मिलने के लिए उतावले हो रहे हैं और तुम क्यों विलंब कर रही हो। अब की बार राजकुमारी ने उसको पश्चिम दिशा में जो खिड़की थी उस खिड़की से उसे बाहर निकाल दिया, बुढ़िया को, कि चली जा, भाग जा यहां से। बुढ़िया जब वापस आकर राजकुमार और दीवान के पुत्र से कहने लगी, आज उसने तो मेरे को खिड़की के बाहर से निकलवा दिया। दीवान पुत्र को राजकुमार देखने लगा तो मन ही मन आंखों से इशारा करके उसने कहा कि चलो बाहर। राजकुमार को बाहर लेके आया और कहने लगा कि आज रात को ही वो राजकुमारी तुमसे मिलना चाहती है और पश्चिम दिशा की उसी खिड़की से तुम्हें अंदर बुलाया है। राजकुमार तो मानो खुशी के मारे उसका हृदय बाहर ही निकल आएगा ऐसा हो रहा था कि कब रात होगी और कब मैं जाऊं। अब राजकुमारी भी इधर सोच रही थी कि वाह, राजकुमार भी मेरी ही तरह अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि का धनी है। और वृद्धा जो धाय थी उसी के कपड़े अपने ऊपर परिधान कर राजकुमार रात्रि को उसी पश्चिम दिशा की खिड़की से भीतर कक्ष के अंदर प्रवेश कर गया। राजकुमारी तैयार थी, उसे विश्वास था और उसने उसका स्वागत किया। उसने उसका परिधान हटाया। राजकुमार और राजकुमारी घंटों बातें करते रहे। कब रात समाप्त होने आ गई पता ही नहीं चला। राजकुमारी ने राजकुमार को सवेरा होने के पहले ही छुपा दिया और कहा कि मैं तुम्हें फिर से रात को यहाँ से निकाल लूँगी। उसके खाने पीने का सब कुछ प्रबंध कर दिया था। अब ये करीब करीब 1 महीने तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। 1 महीने तक रोज दिन में राजकुमारी उसे छुपा देती और रात को इनकी गपशप और वार्तालाप चालू हो जाता है। इसी बीच राजकुमार ने सब कुछ बता दिया कि किस तरह से मैं अपने मित्र के साथ आया हूँ और मित्र की बदौलत ही मैं तुमसे मिल पाया हूँ और मेरा मित्र इतना उद्भट विद्वान है, वो तुम्हारी हर पहेलियों का चुटकियों में उत्तर दे सकता है। अब राजकुमारी ने कहा, अच्छा। राजकुमार कहने लगा कि बहुत दिन हो गए, मैं अपने मित्र से मिलना चाहता हूँ, नहीं तो वो क्या सोचेगा। ठीक है, आज तुम रात को वापस इसी गवाक्ष से, इसी खिड़की से पश्चिम दिशा की जिसमें से तुम आए थे उसी में से तुम चले जाना और मैं तुमको खाने के लिए, उसके खाने के लिए तुम यहाँ पर ही खा के जाओ। मैं टिफिन बांध के देती हूँ, उसे खिला देना। राजकुमार ने कहा ठीक है। अपने मित्र के लिए टिफिन लेकर वृद्धा का वापस वही परिधान धारण कर राजकुमार आ जाता है। दीवान कहता है कि मित्र कितने दिन लगा दिए। अरे तो क्या हुआ, वो सारे किस्से सुनाने लगता है और कहता है कि देखो राजकुमारी बड़ी दयालु है, मैंने तुम्हारे बारे में, तुम्हारी विचक्षणता के बारे में, तुम्हारी बुद्धिमत्ता के बारे में राजकुमारी को सब कुछ सुना दिया और उसने तुम्हें खाने के लिए अपने हाथों से ये पंच पकवान और खाना बनाकर भेजा है, इसे खा लो। दीवान के पुत्र ने कहा कि मित्र, तुम्हें मेरे बारे में राजकुमारी को ये सब कुछ नहीं बताना चाहिए था, तुमने क्यों बताया। और जब तक वो जान गई है कि मैं हूं तब तक वो तुम्हें अपने बस में नहीं कर सकती। तुम्हें पता है उसने इस खाने के अंदर जहर मिला दिया है ताकि मैं मर जाऊं। क्या बात कर रहे हो तुम, तुम्हें विश्वास नहीं होता ना। कुत्ता सामने ही था, एक मिठाई का टुकड़ा जिसमें कि जहर मिला हुआ था। ये तो विचक्षण बुद्धि का धनी था, उसने वो टुकड़ा मिठाई का कुत्ते के आगे डाल दिया। जैसे ही कुत्ते ने वो मिठाई खाई, कुत्ता वहीं ढेर हो गया।
राजकुमार को बड़ा गुस्सा आया। ये राजकुमारी जितनी सुंदर है उतनी इतनी निष्ठुर, वो तुम्हें मारने की सोचती है। दीवान पुत्र कहता है कि मित्र, उसके लिए तुम ऐसा मत सोचो, उसने मेरे लिए सोचा, क्योंकि वो तुम्हें दिलो जान से प्यार करती है और तुम दोनों के बीच में कोई तीसरा जानना नहीं चाहिए, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। पर मित्र, तुम कैसी बात कर रहे हो? उसकी हिम्मत नहीं है कि उसके पिता से वो कह सके कि मैं एक राजकुमार को अपना दिल दे चुकी हूं और उससे विवाह करना चाहती हूं, और इसी तरह कब तक वो मुझे छुपा छुपा कर रखेगी? अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। दीवान पुत्र ने कहा, हाँ, उसकी ये बात तो है, वो अपने पिता को खुलकर नहीं बात कर सकती, और जब तक वो बात नहीं करेगी तब तक उसका पिता भी विवाह नहीं करवाएगा। अब क्या करें? अब मैं वापस उसके पास नहीं जाऊंगा। नहीं मित्र, तुम ऐसा मत करो, तुम उसके पास जाओ और कह दो कि मैंने मेरे मित्र को खिला दिया, टिफिन दे दिया, पर मैं थका था इसलिए सो गया, और वापस रात को ही तुम उसके पास चले जाओ। क्या करना है क्या नहीं करना है, उन्होंने एक सुंदर योजना बनाई, और जाने से पहले दीवान मित्र ने कहा कि देखो, आज रात ही तुम जैसे ही उसे नींद आने लग जाए तो उसकी बाई जांघ के ऊपर त्रिशूल का निशान बनाना। खेल खेल में, मस्ती मस्ती में तुम ऐसा करना। उसने कहा ठीक है, ये मैं कर सकता हूं, क्योंकि अब तो बहुत खुल चुके थे। और जब वो सो जाए तो वापस उसके गहने निकाल कर लेके आना। राजकुमार ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। राजकुमार वापस उसी गवाक्ष से राजकुमारी के पास पहुंच जाते हैं। राजकुमारी देखकर बड़ी खुश होती है। अरे, तुम बड़े जल्दी आ गए। हाँ, मैंने मेरे मित्र को वो टिफिन दे दिया और उसे कह दिया कि तुम खा लो, और मुझे वापस राजकुमारी के पास जाना है, मेरा मन नहीं लगता है, और मैं आ गया। बड़ी खुशी के साथ राजकुमारी उसके साथ में बातें करने लगी, और जब उसे नींद आने लगी तो राजकुमार ने कहा, इतनी जल्दी कहाँ सो रहे हो? आज मैं अपनी प्यार की निशानी, हम शिव मंदिर में मिले थे ना, और भगवान शिव का त्रिशूल एक चिन्ह है, एक प्रतीक है, मैं वही चिन्ह तुम्हारी जंघा के ऊपर निकालता हूं। और उसने जंघा के ऊपर त्रिशूल का निशान किया। जब इसे नींद आने लगी और ये सो गई तो राजकुमार ने राजकुमारी के सारे जो गहने उसने निकाल के रखे थे वे उठाए, पोटली में डाले, और उसी रास्ते से निकल के उस धाई के घर पे आ गए। दीवान के बेटे ने कहा कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं, अब हम यहाँ के शमशान घाट में चलते हैं। वहाँ पर बैठकर एक योजना तैयार की। अब मैं योगी का रूप धारण कर लेता हूँ, तुम राजकुमार ये गहने ले जाकर जो राजा का सुनार है उसके पास बेच के आओ, और यदि वो पूछे ये कहाँ से लाए, क्या लाए, तो बोल देना मेरे गुरु ने दिए हैं, बेचने के लिए कहा है, और मेरा गुरु शमशान घाट में है, आगे का काम मैं संभाल लूंगा। सारी जो प्लानिंग थी सब कुछ दोनों ने तय कर ली। अब जैसे ही सुनार के पास राजकुमार जाता है और सुनार उन गहनों को देखता है तो पहचान जाता है, तो राजकुमारी के लिए अभी अभी 3 महीने भी नहीं हुए, राजा ने स्वयं ने बनाए, राजा की डिजाइन के अनुसार ये बनाए गए हैं। उसने अपने सेवक को कहा कि तुरंत राजा के पास जाओ और कहो कि राजकुमारी के गहने चोरी हो गया और एक चोर मेरे यहीं पर बेचने के लिए आया है। राजा ने तत्काल आदेश दिया कि उसको पकड़ के लाओ। 2 सिपाही आए और राजकुमार को पकड़कर राजा के पास हाजिर कर दिया। बताओ तुम ये कहाँ से लाए हो? कि तो मेरे गुरु ने दिए बेचने के लिए। कौन है तुम्हारा गुरु? क्योंकि राजकुमार की वेशभूषा एक तांत्रिक की थी कि मेरा गुरु तो शमशान घाट में है। उसे भी उठाकर मंगाया गया, बुलाया सामने, तो उसने कहा कि
मैं तो महाकाली की साधना कर रहा था। उस साधना का महत्व है कि उस समय हम एक डाकिनी को आहुहित करते हैं मंत्रोच्चारण के द्वारा, और डाकिनी साक्षात हमारे सामने आती है, तब जाके वो मंत्र की सिद्धि होती है। तो मैंने डाकिनी को आहुहित किया, तो ये गहने मैंने उसी के उतारे हैं। क्या मेरी बेटी डाकिनी है? हाँ, मुझे नहीं पता वो आपकी बेटी है ऐसा। वे रूप बदलने में माहिर रहती है। राजा को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? अरे जब वो मेरे पास आई थी तो मैंने उसकी जंघा के ऊपर त्रिशूल का निशान बनाया है। यदि तुम्हारी बात झूठ निकली तो आप मुझे जो सजा देना चाहो दे दो। राजा ने फटाक से सभा विसर्जित किया और राजमहल में रानी के पास आया और कहा कि जाओ और पद्मावती की जंघा पर देखो त्रिशूल का निशान है क्या। पद्मावती रानी तुरंत अपनी बेटी के पास गई और उसकी जंघा को बताने को कहा। तो मां, आप क्यों देखना चाहती हो जंघा? अरे बेटा बता। देखा तो उसके ऊपर त्रिशूल का निशान था। वो भागी भागी आई और कहने लगी कि हां, इस पे तो त्रिशूल का ही निशान है। राजा ने कहा कि अब क्या करें। उसी तांत्रिक के पास, जो कि वहीं था, और उसका शिष्य मतलब राजकुमार भी वहीं थे, तो तांत्रिक को हाथ जोड़कर कहने लगे कि आपकी बात तो सही है, अब मेरी बेटी तो डाकिनी है, अब क्या किया जाए? इसके लिए क्या सजा है? आपका कोई दोष नहीं है। देखो, हमारे शास्त्र कहते हैं गाय, स्त्री और बच्चा यदि कोई गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, तो इनको सजाए मौत नहीं दी जाती है, इनको देश निकाला दिया जाता है। इन्हें आप देश निकाला दे दो। उसने कहा ये बात तो सही है। पद्मावती को राजा आदेश देता है कि राजकुमारी, इसी क्षण तुम्हें आदेश दिया जाता है कि तुम हमारी यह नगरी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। ये मेरा आदेश है। पर क्यों, क्या कोई सवाल का जवाब मैं तुम्हें देना नहीं चाहता। दोस्तों, अब वेताल विक्रमादित्य से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न यह है कि इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा दोष किसका है? दोषी कौन? क्या राजकुमार दोषी है, या उसका मित्र दीवान का बेटा दोषी है, राजकुमारी दोषी है, या फिर राजा दोषी है? दोषी का तात्पर्य इस कहानी के बीच में कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि विवाह के बारे में राजा से बात कर ले। ऐसे विचक्षण मित्र को रास्ते का कांटा समझकर उसे हटाने के लिए जहर मिश्रित उसने खाना दे दिया और उसको मारने की सोची। क्या वो दोषी थी, या ये राजकुमार दोषी था, जो कि अपने मित्र के बारे में ही सोचता था और उसने दिलो जान से जिसे चाहा था राजकुमारी को, उसको एक सेकंड के अंदर छोड़ने का भी निर्णय ले लिया था और कहा कि नहीं मित्र, अब चलो यहां से। पर दीवान के मित्र ने कहा कि नहीं, तुम आज रात इस तरह से उसके जंघा पर त्रिशूल निकाल दो और उसके गहने उठा के ले आओ। या राजा दोषी, जिसने अपनी पुत्री को, जो कि डाकिनी शाकिनी नहीं होते हुए भी उसे डाकिनी समझ लिया, और जो दीवान पुत्र के मन में था कि इनको अब यहां से निकाल कर ले जाए और अपने ही राज्य में इनका विवाह कर दिया जाए। दोष किसका था? पर यह सारा खेल तो दीवान के पुत्र ने रचा था। तो क्या सबसे ज्यादा दोषी यह है, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार ये सब कुछ लुक छुप के करने की चाल इन्होंने सोची?
खुलेआम बात कर सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया? वेताल की बात सुनकर विक्रमादित्य कहने लगे कि देखो, कहानी तो बहुत अच्छी सुनाई तुमने, पर इसमें दोष की बात कुछ अलग ही निकल आई है। इसमें दोष किसका? यदि दोष देखा जाए तो राजा सबसे बड़ा दोषी है, क्योंकि अपनी बढ़ती हुई उम्र की जवान लड़की के मनोगत भाव को समझ नहीं पाया, पहली बात। दूसरी बात, अपने ही खून के ऊपर उसने अविश्वास किया। तीसरी बात, उसने अपनी पुत्री को बिना सोचे समझे, वो डाकिनी है समझकर देश निकाला दे दिया। वो रहस्य के तह तक नहीं गया, क्योंकि राजा का परम कर्तव्य होता है कि उस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करे। पर वो एक तांत्रिक बने दीवान पुत्र के कहने में आ गया कि वो तुम्हारी बेटी तो डाकिनी है, और उसी के मैंने गहने उतारे थे। एक भ्रम पैदा करने वाली बातों पर उसने विश्वास कर लिया, और उसने अपनी बेटी को बिना कुछ सोचे समझे देश निकाले का आदेश दे दिया। और राजकुमार और उनके विवाह के लिए दीवान पुत्र ने ये जो खेल रचा था, उसमें वो सफल हो गया। दोस्तों, कहानियां उलझी हुई है विक्रम वेताल की, पर विक्रमादित्य किस तरह से उस उलझी हुई कहानी को सुलझाकर अपना अभिमत अभिव्यक्त करते हैं, ये प्रत्येक कहानी के अंदर हमें देखने को मिलता है। अगली कहानी फिर अगले गुरुवार को सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। प्रणाम।